स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे विद द मॉनेटरी पॉलिसीज़। हमने देखा था कि किस तरीके से RBI अपना रोल प्ले करती है इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। किस तरीके से RBI बैंक रेट को इंक्रीज़ करती है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करती है, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है ताकि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी मेंटेन रहे। राइट, सो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी यही है। मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट द कॉन्शियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन हुआ यहाँ पर? RBI, विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द स्टॉक ऑफ मनी। मतलब यहाँ पर RBI कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से स्टॉक ऑफ मनी में कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? जनरेशन ऑफ मनी या स्कैर्स ऑफ मनी। जैसा कि हमने देखा था कि अगर इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेगी ताकि वो सारा का सारा मनी किसी ना किसी तरीके से बैंक के पास आ जाए। और वहीं दूसरी जगह पे अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी कि बैंक ये ज़्यादा से ज़्यादा मनी लोगों को लेंड करने की कोशिश करे। और ये जो सारे स्टेप्स है वो किसके कहने पर किए जाते हैं? RBI। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इन द मॉनेटरी पॉलिसी। RBI, दैट इज़ द मॉनेटरी अथॉरिटी, कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी जो कि हमारे स्टॉक ऑफ मनी में कुछ चेंजेस लेके आएंगे। वो चेंजेस हो सकते हैं जनरेशन और सोर्स ऑफ मनी एंड द कॉस्ट ऑफ मनी। दूसरा डेफिनेशन है द पॉलिसी विच entrust various tools of regulating supply of money in the hands of apex bank with the purpose of achieving general economic objective is called monetary policy। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये डेफिनेशन है, लेकिन इसमें भी जो बात की जा रही है वो यही है कि रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी, कि किसी ना किसी तरीके से सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट किया जाता है ताकि इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। राइट, अब यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ये मॉनेटरी पॉलिसी को एप्लीकेबल करने के लिए गवर्नमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगी ताकि इकोनॉमी में मनी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी मेंटेन रहे। दो तरीके के, टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव मेजर्स। राइट, पहले हम क्वांटिटेटिव मेजर्स को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में हर एग्जाम में आपको दिखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द क्वांटिटेटिव मेजर्स। फर्स्ट इज बैंक रेट। इतना सब पढ़ने से पहले, बैंक रेट का मतलब वो होता है जिस रेट पे बैंक कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है, और वो रेट जिस रेट पे कस्टमर से डिपॉजिट लेती है। यानी बैंक रेट किन दोनों के बीच का रेट होगा? कमर्शियल बैंक और कस्टमर्स। राइट, अब मार्केट की सिचुएशन को देखकर, जैसे कि फर्स्ट हम कंडीशन लेते हैं कि मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसा है। अगर लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखी है कि अगर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। राइट, इस पूरी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए गवर्नमेंट को, RBI को क्या करना पड़ेगा? सप्लाई ऑफ मनी को किसी ना किसी तरीके से कम करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? बैंक रेट, जो कि डिपॉजिटिंग रेट को बढ़ा देती है। कि आप अगर सपोज पहले जो डिपॉजिटिंग रेट था वो था 3%, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ा और गवर्नमेंट ने देखा, RBI ने देखा कि सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस 3% को कर देगी 5%। तो सब लोग क्या सोचेंगे कि अरे, अगर हम हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर वो लोग उस पैसे को खर्च करने की बजाय जाके सभी बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। जैसे ही सारे जन अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और अगेन इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हो जाएगा। ये था हमारा बैंक रेट। सेकेंड इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कमर्शियल बैंक
और आरबीआई के बीच की, जैसे हमने बैंक रेट में बात किया था कमर्शियल बैंक और कस्टमर के बीच की, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच की। जब भी कमर्शियल बैंक को फंड की ज़रूरत होती है तो वो हमने देखा था कि वो कहाँ से फंड ले सकते हैं, या तो दूसरी बैंक से फंड लेगी या फिर वो आरबीआई से फंड लेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सारे कमर्शियल बैंक की बात करूँ कि सारे कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत है, तो वो आपस में तो ले नहीं सकते क्योंकि सभी को पैसों की नीड है। तो वो कहाँ पे जाएंगे? आरबीआई के पास, राइट। अब आरबीआई डायरेक्टली मनी लेंड नहीं करते। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई की कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, सिक्योरिटीज़ या फिर हम जिनको शेयर्स बोलते हैं, जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं वैसे ही आरबीआई की सिक्योरिटीज़ होती है। तो जब भी कोई फर्म को पैसे चाहिए होते हैं, हर कमर्शियल बैंक के पास ये आरबीआई की सिक्योरिटी होती है, मतलब हर कमर्शियल बैंक आरबीआई की सिक्योरिटी परचेज करके रखती है। अब जैसे ही कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो ये कमर्शियल बैंक वापस से उन सिक्योरिटीज़ को आरबीआई को बेच देती है और पैसे ले लेती है, राइट। यहाँ पर हमें ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई की सिक्योरिटीज़, आरबीआई के बॉन्ड्स इनिशियल में परचेज करने पड़ते हैं। जैसे ही उनको फंड की नीड होती है वो उसको बेच देते हैं, और जब उनके पास बहुत ज़्यादा फंड आता है तो वो वापस से आरबीआई से परचेज कर लेते हैं, राइट। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को सेल करते हैं सिक्योरिटीज़, उन्हें कहा जाता है रेपो रेट। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। बैंक बैंक सेल या बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द आरबीआई। बैंक किसको सेल कर रही है? आरबीआई को। बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द आरबीआई इन ऑर्डर टू रेज द मनी इन अ वेरी शॉर्ट टर्म with a condition to repurchase them at some discount. Such discounting rate is repurchase rate और रेपो रेट। जिस रेट पे ये सेल किया जाता है उसे कहते हैं हम रेपो रेट, राइट। अब वापस से क्या है कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई को सेल करती है उसे कहा जाता है रेपो रेट, राइट। अब जब इन्फ्लेशन होता है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है, उस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करती है? इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, राइट। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज सेल करेगी, राइट, क्योंकि रेट इंक्रीज हो गया। अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा मतलब कि यहाँ पर उनके लिए जो सिक्योरिटीज़ है वो बेचना उनके लिए नुकसान में रहेगा, राइट। तो इस सिचुएशन पे वो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज़ नहीं बेचना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी बेचेंगे तो उनको कम पैसे मिलेंगे, राइट। यहाँ पर उनको कम पैसे मिल रहे हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है। तो अगर कमर्शियल बैंक के पास ही पैसे नहीं है तो वो कस्टमर्स को क्या पैसे देंगे? इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन कब होती है? जब इन्फ्लेशन होता है, राइट। इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या चाहेगी कि इकोनॉमी में पैसा ना हो, राइट। तो क्योंकि आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी में पैसा ना हो, इसीलिए वो ना ही तो कमर्शियल बैंक को पैसा देना चाहेगी ना ही कस्टमर्स को पैसा देना चाहेगी। इसीलिए उस टाइम पे आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। मतलब रेपो रेट को इंक्रीज करेगी, मतलब अगर कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को आरबीआई को सेल करेंगे तो उनको कम पैसे मिलेंगे। क्योंकि उनको कम पैसे मिल रहे हैं इसीलिए कमर्शियल बैंक सोचेंगे कि इन सिक्योरिटीज को हम अभी नहीं बेचेंगे, जब ये रेट कम हो जाएगा तब हम बेचेंगे, राइट। उस सिचुएशन पे उनके पास पैसे नहीं आएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे नहीं आएंगे। तो अगर कमर्शियल बैंक्स के पास ही पैसे नहीं रहेंगे तो वो कस्टमर्स को भी पैसे नहीं देंगे, कस्टमर्स को भी लोन नहीं देना चाहेंगे, राइट। और इस तरीके से अगेन मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट कम होगा या रेपो रेट ज़्यादा होगा। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो रेपो रेट ज़्यादा होगा, जिस वजह से कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं करना चाहेंगे, राइट। और वाइजा वर्जा, मतलब जब इन्फ्लेशन ना हो, जब मार्केट में मनी की सप्लाई नहीं हो, तो उस सिचुएशन पे रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा, राइट।
नेक्स्ट कम टू रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब कि ऐसी रेट जिस पे आरबीआई रीपर्चेज करेगी इट्स सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। मतलब यहाँ पे उल्टा हो गया। रेपो रेट मतलब कि ऐसी रेट जिस पे कमर्शियल बैंक सेल करना चाहेगी। रिवर्स रेपो रेट मतलब कि ऐसी रेट जिस पे आरबीआई रीपर्चेज करना चाहेगी अपनी सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। In the event when RBI has to borrow the short-term funds from the commercial bank by parking its security with the commercial bank. Even the RBI sell the government security held by it to the commercial bank under the condition of repurchasing those at a discounted rate. राइट सो ये हो गया रेपो रेट जहाँ पर कमर्शियल बैंक सेल करना चाहेगी, और रिवर्स रेपो रेट मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ऐसी इवेंट जहाँ पर आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को वापस रीपरचेज करना चाहेगी। राइट सो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमेशा अलग अलग होती है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप वो देख लेना। कमिंग टू नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। समटाइम्स इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैश का शॉर्टेज हो जाता है। राइट सो उस सिचुएशन में आरबीआई के लिए इमरजेंसी सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन के लिए एक रेट फिक्स कर दी गई है जहाँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट फिक्स कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका है, दिस रेट इज हायर देन द रेपो रेट। इन 2016 द रेट वाज 7%। इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी रेपो रेट। राइट सो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, जहाँ पर कैश का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है, रेट बढ़ाने की वजह से ज़्यादा वो परचेज कर सकेंगे। CRR एंड SLR। अगेन यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक पर्सन है A, फिर बैंक है, और फिर बैंक है B, और एक दूसरा पर्सन है C। अगर A यहाँ पर बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करता है तो बैंक पूरे के पूरे 100 रुपीज़ C को नहीं दे सकता। बैंक को कुछ अमाउंट अलग से रखना पड़ता है, कुछ अमाउंट आरबीआई को देना पड़ता है, और कुछ अमाउंट वो बैंक को खुद के पास अलग से रखना पड़ता है। राइट सो जो अमाउंट बैंक अपने पास रखता है, जैसे कि यहाँ पर एक का नाम है CRR और एक का नाम है SLR। जो अमाउंट वो आरबीआई के पास रखता है, जो रेट, उसको बोलते हैं CRR, और जो अमाउंट उसे खुद के पास रखना पड़ता है, जो रेशियो उसको खुद के पास रखना पड़ता है, वो होता है SLR। वापस देखते हैं। Under the RBI Act 1934, all commercial bank have to keep certain minimum cash reserve with RBI। ये RBI एक्ट बोलता है कि कुछ परसेंटेज हर बैंक को, हर डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और वो परसेंट होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो रेशियो है वो आरबीआई ही डिसाइड करता है। CRR वॉज डिसाइडेड 5% ऑन डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट पे CRR अलग होता है, टाइम डिपॉजिट पे CRR अलग होता है। राइट CRR क्यों अलग से रखा जाता है? क्योंकि सपोज कभी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मार्केट में पैसा नहीं है। राइट सो ऐसी सिचुएशन में जो बैंक्स है वो आरबीआई से अपना पैसा वापस से ले सकती है। राइट इसीलिए CRR मेंटेन करना पड़ता है। Again, CRR fulfills the need of a comfortable amount of cash reserve with the banking system. In case many customers start withdrawing their deposit and bank have to provide cash against their deposit. अब यहाँ पर ऐसा है कि सपोज A ने यहाँ पर 100 रुपीज़ रखे, राइट और अगर बैंक B ने पूरे के पूरे 100 रुपीज़ दे दिए, राइट हो सकता है नेक्स्ट डे वापस से A आए और बैंक को बोले कि जो मैंने डिपॉजिट किया था वो मुझे वापस से दो, लेकिन बैंक के पास तो कोई भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसने सारा का सारा C को दे दिया। ऐसी सिचुएशन ना अकर हो कि बैंक ऐसा ना बोले कि भाई हमारे पास तो मनी नहीं है, इसीलिए ये रिजर्व रखना पड़ता है ताकि ऐसे कोई कस्टमर जो सडनली आ जाए अपना पैसा वापस लेने के लिए तो बैंक के पास कुछ अमाउंट रिजर्व रहे। इसीलिए CRR और SLR मेंटेन करना पड़ता है। SLR is statutory liquidity ratio. Apart from and in addition to CRR, under the Banking Regulation Act, all banks have to maintain equal to and not less than 25% of their total deposit. यहाँ पर एक अमाउंट बोल दी 25%,
पूरे टोटल डिपॉजिट का, भले वो टाइम डिपॉजिट हो या डिमांड डिपॉजिट हो, जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसका 25% अलग से मेंटेन करना पड़ता है। अब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कैश ही मेंटेन करें, वो कैश, गोल्ड या अनएनकम्पर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज कैश या गोल्ड के फॉर्म में वो ये रिजर्व अलग से रख सकते हैं। A higher SLR diverts the bank fund from loan and advance to approve government securities and help to meet the government expenditure. यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है वो खुद का फ़ायदा देखती है। सपोज कि बहुत अगेन इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कस्टमर्स के पास नहीं जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो SLR का रेशियो इंक्रीज कर देती है, राइट। सो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सपोज अभी 25 है, 25 का 50 कर दिया कि 50% SLR रखना है, अपन 60% लेते हैं कि 60% SLR रखना है, तो 60% यहाँ पर गवर्नमेंट खुद के पास रखेगी और 40% ही वो आगे लोन दे पाएगी। तो ये 60% का बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करेगी, यानी वापस ये 60% किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास, राइट। सो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम पैसा कस्टमर्स के पास जाए, तो उस सिचुएशन में SLR को इंक्रीज कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कस्टमर्स के पास जाए, तो उस सिचुएशन में SLR को कम कर देती है। से यहाँ पर अगर 10% ले, तो 10% का 100 का 10% 10, खाली 10 रुपीज़ जाएगा गवर्नमेंट के पास और बाकी जो 90 है वो जाएगा कस्टमर के पास, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ये पूछ सकते हो कि गवर्नमेंट के पास क्यों जाएगा, ये तो उनको खुद के पास रखना है। खुद के पास रखना है, वो चाहे तो खुद के पास रख सकते हैं, चाहे तो वो दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका ये हो सकता है 10 का 11 रुपये बन जाए, 11 का या 12 बन जाए। लेकिन अगर वो खुद के पास इस पैसे को रखेंगे तो वो 10 का 10 ही रहेगा, तो वो चाहेंगे कि इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करें, राइट। तो लेकिन ये बात ये है कि ये 10 रुपये जो है वो कस्टमर्स को नहीं दे सकते। इन शॉर्ट, हमेशा गवर्नमेंट को दो तरीके के रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, एक है SLR और एक है CRR। CRR में जो कमर्शियल बैंक्स है वो RBI के पास डिपॉजिट करवाती है, वो कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उनको एज इट इज़ वो परसेंटेज RBI को जाके दे देना है। SLR का मतलब कि यहाँ पर अगेन 100 रुपीज़ का या जो भी डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट बैंक्स को अपने पास ही रखना है, अपने पास ही रखना है, और बाकी का जो है वो एज अ लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने पास ही रखे या अपने एक कबर्ड में जाके रख दे। अपने पास का मतलब अब वो इस पैसे को कस्टमर्स को नहीं दे सकती, बाकी कहीं और जाके इन्वेस्ट कर सकती है। वो भी गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है कि वो किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो आगे एज अ लोन में नहीं दे सकती। ये सारे इसीलिए रिजर्व रखे गए हैं ताकि कभी कैश का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो या एक साथ सारे कस्टमर आ जाए अपने सारे पैसे लेने के लिए, तो बैंक ऐसा नहीं बोले कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, राइट। इससे बैंक की थोड़ा स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है। और ये सारे रूल्स अगेन, ये जितने भी सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं RBI एक्ट के, वो सारे स्केड्यूल बैंक पे ही लगते हैं, नॉन स्केड्यूल बैंक पे नहीं लगते। अब क्योंकि इतनी सारी सेफ्टी है स्केड्यूल बैंक में, इसीलिए जनरली पब्लिक जो है वो ये चाहती है कि वो अपना अकाउंट स्केड्यूल बैंक में ओपन करे, क्योंकि वहाँ पर RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, और RBI को जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि वहाँ पर वो कस्टमर के, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, राइट। Next is open market operations. Open market operations refer to the sale of or the purchase of government security by RBI in the open market. यहाँ पर कमर्शियल बैंक और कस्टमर कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होते। अब यहाँ पर जो है वो कौन इन्वॉल्व है, खाली गवर्नमेंट और RBI। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में अब क्योंकि RBI के पास भी भाई बहुत पैसा है, क्या करेगी वो इतने पैसे का, तो यहाँ पर RBI भी गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करती है। उस परचेज और सेल को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। When the RBI purchase government bonds from the market, the supply of money in the economy rises. अब जब RBI परचेज करेगी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, तो RBI क्या करेगी, RBI के पास सिक्योरिटी आएगी, सामने RBI को पैसे देने पड़ेंगे सिक्योरिटी परचेज करने के लिए,
तो जब भी आरबीआई परचेज करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसे आते हैं जिससे वो हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कर सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे कोई फ्लाईओवर बनाना, या फिर जो भी जहाँ पर भी गवर्नमेंट को खर्चा करना है। सो जब आरबीआई सिक्योरिटी परचेज करती है, गवर्नमेंट के पास मनी का फ्लो ज़्यादा आता है, और वहीं पे जब आरबीआई अपनी वो सिक्योरिटीज़ को सेल ऑफ करती है तो गवर्नमेंट के पास का जो भी फंड है वो वापस से आरबीआई के पास चला जाता है। सो ये हो गई हमारी क्वांटिटेटिव मेजर्स। कमिंग टू नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स पे हमारे पास अगेन 4 मेजर्स है: सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीलिंग ऑफ क्रेडिट, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। सो यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर जो हम बेसिकली बात करेंगे वो सिक्योरिटी पे बात करेंगे कि इन द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है? एक बैंक्स का नॉर्म है कि जहाँ पर बैंक अगर लोन प्रोवाइड कर रही है तो वहाँ पर बैंक सिक्योरिटीज़ मांगती है, राइट? क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जिस कस्टमर ने लोन लिया है वो लोन रिपे ना कर पाए, और ऐसी सिचुएशन में बैंक उनके एसेट्स को बेचकर, उनकी सिक्योरिटीज़ को बेचकर, सिक्योरिटी मतलब एसेट, सो यहाँ पर उनकी सिक्योरिटीज़ को बेचकर जितना भी लोन दिया था उतना लोन रिकवर कर लेती है। ये है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है: ज्वेलरी, डिपॉजिट्स, कार, हाउस, लैंड एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आरबीआई डायरेक्ट करती है बैंक्स को कि हर किसी से ऐसा नहीं है कि सेम ही अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी लेनी है। अगर एक पुअर फार्मर है, यानी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर लोन लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आरबीआई बोले कि ऐसे फार्मर से सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और वहीं पे अगर किसी रिच बिजनेस पर्सन को लोन प्रोवाइड किया जा रहा है तो सिक्योरिटी की अमाउंट ज़्यादा रहेगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर लोन और सिक्योरिटी में कितना मार्जिन होगा। सपोज अगर लोन लिया जा रहा है 10,000 का, तो हमेशा जो सिक्योरिटी की वैल्यू होती है वो लोन अमाउंट से ज़्यादा होती है, राइट? कि अगर लोन कोई ले रहा है, लोन होता है कैश में, तो लोन अगर कोई ले रहा है 10,000 का तो सिक्योरिटी हो सकती है 12,000, तो यहाँ पे मार्जिन कितना हुआ? 2,000 का, राइट? सो अगेन ये मार्जिन अलग अलग लोन पे अलग अलग मार्जिन सेट किया जाता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि जो भी लोन का अमाउंट है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी की अमाउंट रखी जाती है, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ है उनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। सपोज अभी कोई लैंड है, लैंड लिया हमने, एज अ लैंड सिक्योरिटी ली 12,000 की, हमने लोन प्रोवाइड किया 10,000 का, लेकिन पता चला कि जो लैंड है उसकी वैल्यू कम हो गई, 2,000 से कम हो गई, तो लैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। तो फाइनली कितना हुआ? 10,000 के सामने 10,000 ही मिला, राइट? वहीं अगर हम 10,000 की सिक्योरिटी लेते तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 8,000, तो हमें कितना मिल पाता? 8,000, राइट? सो इसीलिए जनरली जो सिक्योरिटीज़ की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर हमारी लैंड की वैल्यू कम नहीं हुई, हमने लैंड को 12,000 में ही बेचा, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है 2,000 का वो वापस से कस्टमर को दे दिया जाता है, वो बैंक खुद के पास नहीं रखती। ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। सीलिंग ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट फैसिलिटी देती है बैंक्स, दैट इज़ लोन। सो उस पर भी आरबीआई लिमिटेशन लगा सकती है, सीलिंग लगा सकती है कि किस पर्पज़ के लिए आप लोन दे सकते हो और किस पर्पज़ के लिए लोन नहीं दे सकते हो। जैसे आज तो हम, जैसे अगर सपोज फ़ोन भी परचेज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, तो उस पर भी ईएमआई अवेलेबल होती है, उस पर भी बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली आजकल हर किसी चीज़ पे लोन मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आरबीआई सीलिंग लगा सकती है। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगेन, अगर कोई एक कस्टमर लोन ले रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कोई भी टाइप का लोन लो, उस पर आप 5% इंटरेस्ट रेट पे करो। अलग अलग पर्पस के लिए देखा जाएगा कि आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हो। अगर हाउसिंग लोन है तो इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम होता है, वहीं अगर दूसरी चीज़ के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, अगर आप कोई लग्जरी चीज़ के लिए लोन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कार परचेज करने के लिए लोन ले रहे हो, और अगर आप मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए ले रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। अगेन, अगर कोई फार्मर है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन ले रहा है, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पर्पज़ देखा जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हो और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट अलग होगा।
राइट। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप इसके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करोगे, लेकिन उससे पहले वापस से आप एक पूरे चैप्टर की थरो रीडिंग करोगे और फिर आप इस एक्सरसाइज पे आओगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।